हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू स्टूडेंट के साथ, जानेंगे इनका क्या रैंक है और कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है और भी सारी स्ट्रेटजी हम जानेंगे कि कैसे कैसे ये पढ़ते थे, क्या प्लान था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है, कौन सा एग्ज़ाम दिया है और कितना रैंक उसमें हासिल किया है? माय नेम इज़ सृष्टि अरोड़ा, आई एम फ्रॉम पटियाला। मैंने CET और BSET का एग्ज़ाम दिया था, PAU का। BSET में मेरा रैंक 4 है और CET में 2। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत अच्छा रैंक है। ये रैंक आपका जनरल में है या कोई रिजर्व कैटेगरी में है? मैम जनरल में। ओके, फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक है। सो आपने ये कैसे, मतलब कब आपको पता चला PAU के एंट्रेंस के बारे में? मैम मुझे ये 1 मंथ पहले ही पता लगा था। PAU का भी ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है BSc एग्रीकल्चर के लिए। ओके, आपने अपनी +1 और 2 के साथ मतलब कोई एंट्रेंस वगैरह की प्रेपरेशन करी थी या सिर्फ मतलब इसी पे ही फोकस था? क्या था आपका प्लान? नो मैम, मैंने बेसिकली नीट के लिए प्रिपेयर किया था। ओके, तो नीट के लिए आपने कब से प्रिपेयर करना शुरू किया था? +1 2 के साथ साथ किया था या ड्रॉप लेके नीट की तैयारी करी थी? मैम +1 2 के साथ ही शुरू कर दिया था। ओके, तो अभी आप फिर नीट में आपका कितना स्कोर है? मैम 550। ओके, तो वो भी एक अच्छा स्कोर है, उसमें भी आपको मिल सकता है एडमिशन जो है। बट अभी आप क्या प्रेफर कर रहे हैं, नीट के उधर एडमिशन लेना, मेडिकल फील्ड में जाना या फिर PAU में एडमिशन लेना? मैम PAU में। ओके, तो PAU में आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है? मैम BSc एग्रीकल्चर। ओके, तो आप अभी नीट के से प्रेफर कर रहे हैं BSc एग्रीकल्चर, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि एक तो उसमें टाइम स्पेन बहुत ज़्यादा है, भी 10 to 12 ईयर्स लग जाते हैं। उसके बाद भी कोई मेरे अकॉर्डिंग गारंटी नहीं है, भी एक मतलब आपका चले ना चले कोई पक्का नहीं है। और इधर हमारे पास BSc के बाद ही जॉब्स सिक्योर हो जाती हैं। ओके, तो आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं? मतलब BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर आपने कर लिया, हम यही आस करेंगे कि यहाँ पे भी आप अच्छा रैंक को लेके ही करेंगे अपनी कंप्लीट ग्रेजुएशन। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, मतलब क्या सोचा है अभी? मैम फॉरेन का GRI का पेपर। ओके, तो मतलब GRE एग्ज़ाम दे के फिर फॉरेन में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहेंगे? यस मैम। ओके, आपने और कोई एंट्रेंस दिया था आफ्टर 12th? मैम नीट। ओके, नीट के अलावा कोई और तो नहीं दिया? नो मैम। ठीक है। तो अभी आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं फ्रॉम PAU। आपने कोई और कोर्स क्यों नहीं सिलेक्ट किया? यहाँ पे तो हॉर्टिकल्चर भी, आपका तो इतना अच्छा रैंक है, सेकंड रैंक। आप तो जिस पे कोर्स में भी जैसे कह दो कि हाथ रखोगे वही कोर्स आपका है। आप हॉर्टिकल्चर भी है, बायोटेक, फूड टेक, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कोर्सेज बहुत सारे हैं। आप इन सब में से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर को क्यों सुपीरियर मानते हो? मैम वही बात आ जाती है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, आपने अपनी प्रेपरेशन कैसे करी थी? PAU CET की तैयारी कैसे करी थी? मैम मैंने सनी कोचिंग क्लासेस से ली थी। ओके, तो आपका जो शेड्यूल था स्टडी का, मतलब जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी? मतलब डेली शेड्यूल अगर मैं पूछूं तो वो क्या कुछ था? मैम डेली शेड्यूल मेरा ये था, भी जैसे 7 o'clock इनकी शुरू हो जाते थे मॉक टेस्ट। मैम 7 to 10 मैं अटेंड करती थी, उसके बाद मेरा 2 hours का ब्रेक आ जाता था। मैम उसके बाद मैं 12 to 1 फिर क्लास अटेंड करती थी मैम की। उसके बाद मैम सेल्फ स्टडी थी टिल 7 PM। उसमें से 1 to 1.5 hours मेरी ब्रेक हो जाती थी। मैम उसके बाद 7 to 9 फिर क्लासेस होती थी, वो अटेंड करते थे। उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी। ये क्लासेस कौन सी आप कंडक्ट कर रहे थे इस मीन टाइम में? मैम इस मीन टाइम में 12 to 1 आप ही लेते थे बायो की, 7 to 9 सनी सर लेते थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री की। तो मैं सनी कोचिंग क्लासेस से क्लासेस ले रही थी, तो उनकी अटेंड करती थी मैं। ओके, तो वहाँ पे कैसे, मतलब ऑनलाइन कोर्स था आपका या ऑफलाइन कोर्स था? नो मैम ऑनलाइन। ओके, तो ऑनलाइन का आपका क्या रिव्यू है? मतलब बच्चों को बहुत होता है कि जी नोटिफिकेशन आ गई, डिस्ट्रैक्शन होगी, घर में कोई हिलचुल होगी, कोई आ गया चला गया, या हम ऑन करके मिनिमाइज करके बच्चे अदर ऐप्स चलाने लग जाते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? मैम ये तो अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चा फोकस है तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा।
आप कैसे नहीं डिस्ट्रैक्ट होते थे? आपके फ़ोन में भी या डिवाइस जहाँ पे भी आप लगाते हो नोटिफिकेशन जरूर आती होती है कि पॉपअप करके वो दिखाता होता है कि ये देखो इसे ओपन करो, तो आप कैसे मतलब सिर्फ स्टडी पे फोकस रहते थे? मैम एक्चुअली मुझे तो 3 साल हो गए, मैंने सारा सोशल सर्कल कट ही करा हुआ है। ओके, तो आप कोई सोशल मीडिया वगैरह पे ऐसे नहीं चलाते हैं, ज़्यादा No, टाइम ma'am. नहीं देते? ठीक है ठीक है। आपने क्या फॉलो किया था, मतलब स्टडी के लिए स्टडी मटेरियल क्या फॉलो किया था? कोई बुक्स, नोट्स एक्सेट्रा क्या था? मैम सनी कोचिंग क्लासेस वाले अपने नोट्स देते थे, मैं उन्हीं के नोट्स से पढ़ के और उन्हीं के जो क्वेश्चंस कराए हुए थे वो बहुत हेल्पफुल थे। ओके, सो आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े, जैसे आपने भी नीट में एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो सिर्फ Yes, ma'am. प्योरली एनसीईआरटी पढ़ के वो पीएयू सीईटी या बीसेट जो पीएयू के एग्जाम्स हैं वो क्वालिफाई कर सकता है? मैम ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है, पर ये है भी उसको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो सनी कोचिंग क्लासेस के नोट्स हैं वो प्योरली इस पे बेस्ड है, पेपर पे बेस्ड है, और मैम एनसीईआरटी हमें भी पता है कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या लगता है आपको कि पीएयू एंट्रेंस में आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन पूछा जाता है? यस मैम। भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल वगैरह मतलब आउट ऑफ Example, एनसीईआरटी अच्छा। वगैरह आ जाता है, तो वो आपने कैसे कवर किया था आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला पोर्शन? मैम बायो में तो मैम के नोट्स जो पोर्टल पे होते थे वहाँ से, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी सर के नोट्स से। ओके जी, ओके। तो आप कितना कितना थोड़ा शेड्यूल बता दीजिए कि कितने आवर्स आप किस सब्जेक्ट को देते थे? मेरी जैसे केमिस्ट्री वीक थी तो मैं ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री को देती थी। अब जैसे दिन में मैं सिर्फ 2 to 3 आवर्स फिज़िक्स को, 3 to 4 केमिस्ट्री को, और यही 2 to 3 बायो को। ठीक है ठीक है। और आपने अपने लिए जो स्लीप साइकिल है वो कितना सेट किया हुआ था, मतलब कितने घंटे सोते थे आप? मेरी स्लीप साइकिल है 5 to 6 आवर्स। ओके, तो कई बच्चे कहते हैं कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, उस पर आपका क्या कहना है फिर? मैम ये कोई ज़रूरी नहीं है, एक बार मतलब थोड़े दिन पेन होता है, पर अब जब उठने लग जाओ तो फिर अब वो आदत टल जाती है, फिर दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग रात को पढ़ना ज़्यादा सही है लेट नाइट तक, या अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना ज़्यादा सही है? मैम मैं तो रात को प्रेफर करती हूँ स्टडी, ठीक मुझे है। शांति में हो जाती है अच्छे से। कितने बजे तक आप रात को अप्रॉक्सीमेटली पढ़ते रहते थे? मैम 2। ओके, फिर सुबह कितने बजे उठते थे? मैम 6:45 पे 7 o'clock की क्लास क्लास हो जाती, तो उससे 10-15 मिनट पहले ही उठती थी मैं। ठीक है, तो आप अपना ये जो अब कैसा फील कर रहे हैं इतना अच्छा सेकंड रैंक लेके, वो भी जनरल कैटेगरी में पीएयू सीईटी में, कैसा फील कर रहे हैं मैम आप? मुझे बहुत खुशी है। ठीक है। और आप अपना ये जो क्रेडिट है इतने अच्छे रैंक का, वो किसे देना चाहेंगे? मैम एक तो मैं खुद को भी मैंने मेहनत कर ली, और एक सनी कोचिंग क्लासेस को, क्योंकि इतने कम टाइम स्पैन में मेरे लिए एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, आपके फैमिली का, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की कितनी कंट्रीब्यूशन थी? मैम मेरी पेरेंट्स की बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब कोऑपरेट करा है इसमें तो। और आपको ये जो डायरेक्शन मिली, मतलब आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो आप फोकस्ड हो गए एमबीबीएस के लिए, है ना? आपको कैसे डायरेक्शन मिली कि बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए पीएयू से, मतलब ऐसे फील्ड में आपने कैसे डाइवर्ट किया? मैम सिंस मेरा नीट में स्कोर इतना भी अच्छा नहीं है कि मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो हमें किसी नोन के थ्रू पता लगा था पीएयू में भी ऐसे डिग्री होती है, ये भी अच्छा स्कोप है। ठीक है। आप कितना का रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने लेवल पे? जब आप पीएयू की तैयारी कर रहे थे तो आपकी एक्सपेक्टेशन की रेंज कितने रैंक में जा रही थी? मैम मेरी एक्सपेक्टेशन की रेंज थी भी 50 to 100 में आएगा, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था भी मेरा सिंगल डिजिट रैंक आएगा। ओके, तो फिर सिंगल डिजिट वो भी सेकंड लेके आपको मतलब एकदम आपका क्या एक्सप्रेशन था जब मैम आपने पहले तो रिजल्ट मैं देखा? शॉक थी। ठीक है, फिर आ गया विश्वास कि ये मेरा ही है? नो मैम मैंने चेक कराया पहले सबसे, अच्छा। भी मेरा ही रैंक ठीक है। है, फिर मुझे जाके विश्वास हुआ। ठीक है, तो पूरे पंजाब लेवल पे, क्योंकि स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है पीएयू, पंजाब लेवल पे आपने इतना अच्छा रैंक लिया, तो आपके पेरेंट्स कैसे हैं? खुश हैं, हैप्पी हैं, Yes, सेटिस्फाइड हैं पूरे? मैम यस। ठीक है, फिर ठीक है। आपको पीएयू सीईटी एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट लगा? मतलब करने में हो रहा था कि ये तो बहुत अलग डाले हुए हैं क्वेश्चन, कोई भी नहीं था ऐसा?
कोई भी नहीं था। कभी भी नहीं था। फिर भी देखते थे। तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा मतलब करने में? कंपैरेटिवली केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री में ऐसा क्या था मतलब ज़्यादा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? मैम फिजिकल के तो जैसे थे ही नहीं क्वेश्चंस, मतलब थोड़े कम बहुत ही हुए। कम थे। ठीक है। एंड मैम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थी ज़्यादा। इस बार भी मुझे ज़्यादा इनऑर्गेनिक लगी जो ओके, पेपर ओके। में। और फिजिक्स में आपको +1 का पोर्शन ज़्यादा दिखा एग्जाम में या +2 का? वो तो मैम बराबर था ऑलमोस्ट। और बायोलॉजी में से +1 या +2 ज़्यादा लगा? बायो में जैसे ह्यूमन फिजियो बहुत कम थी, ठीक है। और अगर जो हम मेन 12th का क्वेश्चन ज़्यादा था। ओके, ओके। और अगर हम बायोलॉजी का बॉटनी एंड zoology वाला पोर्शन कंपेयर करें तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा था? मेरे अकॉर्डिंग बॉटनी। ठीक है। और सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लगा PAU-CET में, जिसके बस ऐसे देखते सारे क्वेश्चन होते जा रहे थे? बायो। ओके, बायो की तैयारी अच्छी थी। यस ओके। PAU-CET में का एग्जाम पैटर्न शेयर कर दीजिए प्लीज। मैम PAU-CET में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। बायो के 68 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 66 और 66 आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है PAU में? यस मैम, 1/4। ओके। और नीट का क्या एग्जाम पैटर्न होता है? मैम नीट का भी यही होता है, भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 180 करने होते हैं हमने। एंड मैम उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। बट मैम हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस मतलब जो आप कह रहे हो कि डिफरेंट होते हैं नीट और PAU के, डिफरेंस मतलब किस पॉइंट में है कि वो क्रिटिकल ज़्यादा है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, एनालिटिकल है, रीजनिंग टाइप है, किसमें? जो मैंने ऑब्जर्व करा है मेरे अकॉर्डिंग, जो हम CET में वो बच्चे की बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, भी उनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। नीट में थोड़ा ये आ जाता है भी आपको NCERT की लाइंस एज इट इज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और फिजिक्स में जैसे मेजॉरिटी ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स को होता है कि जी न्यूमेरिकल करने मुश्किल लगते हैं या न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, तो वो आप कैसे करते थे? क्योंकि आपने कहा नहीं कि मुझे फिजिक्स मुश्किल लगती है, मतलब आप कर लेते होगे कंफर्टेबली, कैसे? मैम मुझे मेरा इंटरेस्ट बेसिकली मैथ्स में है, तो Okay. मुझे ये मुझे लगता है मैं बहुत रेयर ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है। फिजिक्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फिर तभी हो जाते थे क्योंकि मैथ्स ठीक लगता था। यस मैम। और मैम कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट समझ लिए उसके बाद तो सॉल्व है वो हो जाते थे। ठीक है। बायो में बच्चे कहते हैं बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं या साइकिल्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो आप याद कैसे करते थे? मतलब लिख के याद करते थे या कोई और मेथड यूज़ करते थे? मैं तो दोबारा लिख के याद करती थी। ओके। और केमिस्ट्री में कैसे कैसे पढ़ते हो? इनऑर्गेनिक का पोर्शन किसी स्टूडेंट को कैसे कवर करना चाहिए, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल का भी? मैम इनऑर्गेनिक में तो बच्चों को बिना गाइडेंस के थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ना, क्योंकि इनऑर्गेनिक उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है ना NCERT में, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक भी अगर NCERT समझ लें, बेसिक्स GOC, IUPAC और आइसोमरिज्म, ये बेसिक चैप्टर्स हैं, अगर ये क्लियर हो जाते हैं तो फिर आगे दिक्कत नहीं आती इतनी। ठीक है। एग्जाम में जैसे आपने कहा PAU में नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग में तो अगर हमारा गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे ना, तो फिर उससे आपने कैसे बचे? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो हमें करनी नहीं, बिल्कुल कम से कम नेगेटिव में लेके जाने चाहिए, तो आप कैसे बचे नेगेटिव मार्किंग से? मैम मेरा एग्ज़ाम में ये था, मेरे को जो क्वेश्चंस 1 गो में हो रहे थे मैंने कर लिए थे। उसके बाद जो क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी थे जो मैंने देखे नहीं थे, मतलब मेरे को आते ही नहीं थे मुझे, मैम वो मैंने छोड़ दिए। मैम जिसमें मुझे 50-50 की प्रोबेबिलिटी थी 2 ऑप्शंस में से, उसमें मैंने जो मुझे ज़्यादा लग रहा था मैंने उसको मार्क कर दिया था। ठीक है। एग्ज़ाम में जैसे आपने कहा कि भी नेगेटिव मार्किंग भी है और आपने बता दिया कि हमें ऐसे बचना चाहिए, तो आपने कितने क्वेश्चंस मतलब छोड़े होंगे PAU एग्ज़ाम में? मैम मैंने 10 क्वेश्चंस छोड़े थे पूरे सिलेबस में से? यस मैम। सारे सब्जेक्ट्स में से? ओके, ओके। बाकी सारे कर दिए थे? यस मैम। कितने टाइम में आपका ये हुआ था? कईयों को होता है कि टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम मिला था पहले तो PAU एंट्रेंस में? मैम 3 आवर्स। 3 आवर और 200 क्वेश्चंस हैं। यस मैम। तो फिर टाइम मैनेजमेंट कितने टाइम में आपका हो गया था अटेम्प्ट पेपर पूरा? मैम मेरा अप्रॉक्स 2 आवर्स में हो गया था।
2 आवर्स में सारा हो गया था? Yes, ma'am. 1 आवर मतलब फिर चेकिंग वगैरह? चेकिंग वगैरह, ठीक। उसमें जो 1 गो में क्वेश्चंस छोड़े थे ना वो कर करे। लिए थे, ठीक है। और OMR की प्रैक्टिस वगैरह पहले करके गए होगे, कैसे Yes. कैसे करना चाहिए? गलती तो नहीं हुई OMR करने में कोई? नो मैम। ठीक है। और एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा एंजाइटी या घबराहट ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नो मैम, एक्चुअली BSET के रैंक से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया था, कॉन्फिडेंस मिल गया था, ठीक है। और BSET के टाइम पे? तब हुई थी। तब हुई फिर, ठीक है। और कोई स्टूडेंट अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो भी जस्ट 10 दे के हटा, अपनी +1 में हुआ है, या वो +2 दे के हटा ड्रॉप करने का प्लान बना रहा है, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ये करो, ये बिल्कुल मत करना, जैसे एक्सपीरियंस बेस्ड, तो वो आप क्या उन्हें टिप्स देना चाहेंगे? मैम नीट में? हाँ जी, नीट में। मैम नीट में तो NCERT है, प्योरली NCERT भी, मतलब डे 1 से उसी पे स्टिक रहना है। और मैम एक डायरेक्शन होनी चाहिए, जैसे मेरे पास तो ऐसा डायरेक्शन इतनी थी नहीं, तो एक डायरेक्शन होनी चाहिए भी ठीक, क्या क्या करना है। ओके। और अगर कोई स्टूडेंट PAU के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको क्या मतलब फॉलो करना चाहिए? उनको सनी कोचिंग क्लासेस। ठीक, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पास्ट में जाने का मौका मिल रहा है, 2-4 महीने आप पास्ट में चले गए, तो आप कुछ चेंज करना चाहेंगे अपने स्टडी प्लान में, या अपनी कोई रूटीन में, या एज इट इज़ चलने देंगे? एज इट इज़। एज इट इज़, सही है, मतलब सब कुछ सही निकला है। यस मैम। ठीक है। आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था ड्यूरिंग स्टडी? मैम ये तो अंदर से ही थी, मुझे मोटिवेशन भी करना है। नीट के बाद ज़रूर डीमोटिवेशन हुई थी। PAU की स्टडी करने के टाइम पे भी आपको लगा होगा डीमोटिवेशन कुछ ना कुछ, कि ये हुआ या ये नहीं हुआ, है ना? तो तब नहीं थोड़ी मतलब वो था कि ये करें या ये ना करें, ऐसा कुछ? मैम मेरा वीक किसी में वेस्ट हुआ है। मैं नीट के स्कोर को लेके इतनी डीमोटिवेटेड थी कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, अभी मुझसे होगा भी कि नहीं। ठीक है, फिर कैसे आप वो डीमोटिवेटेड से और आज की कॉन्फिडेंट गर्ल बन के बैठे हो? मैम उसके बाद फिर मैंने सोचा भी, अब सोच के तो कोई फ़ायदा है नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बिल्कुल। तो मैम फिर मैंने सर्च करा यूट्यूब पे भी प्रिपेयर कैसे करनी है, तो मुझे सनी कोचिंग क्लासेस का रेफरेंस मिला और मैंने उनको कांटेक्ट करा और मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। ओके। आपके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है उसे, जैसे आपने कहा सनी कोचिंग क्लासेस चलो ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है, चाहे हम थ्योरी की बात करें चाहे क्वेश्चन की, वो कितने हेल्पफुल होते हैं फॉर PAU एंट्रेंस? मैम बहुत हेल्पफुल होते हैं, नोट्स भी एग्ज़ाम बेस्ड हैं और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ओके, जो हम मॉक टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको SSC में क्वेश्चंस वगैरह करवाए गए थे, क्या कोई सेम क्वेश्चंस भी आपको मिले एग्जाम में देखने को? यस मैम, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस थे। ठीक है, वैल्यू वगैरह भी सेम थी? यस मैम। तो फिर वो तो डायरेक्ट टिक हो गए होंगे? यस मैम। ठीक है, ठीक है। आपने जब ज्वाइन किया होगा सनी कोचिंग क्लासेस को, तो जरूर आपकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होंगी कि ये होएगा ये नहीं होएगा, तो वो क्या सारी फुलफिल हो पाई? यस मैम, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ये कोर्स ले लिया था। ठीक है। आपकी क्लासेस कितने आवर्स की रहती थी डेली यहाँ पे? मैम 6 और कई बार तो 8 आवर्स भी गई हैं डेली? यस मैम। फिर उसके अलावा सेल्फ स्टडी को टाइम कब बचता था फिर? मैम जैसे क्लासेस बीच बीच में होती थी, तो जो क्लासेस के बीच का स्पैन होता था उसमें सेल्फ स्टडी। ठीक है, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि जब PAU के लिए प्रिपेयर करना है तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या क्वेश्चंस पे या न्यूमेरिकल्स पे? मैम पहले थ्योरी पे, जब तक हमारे बेसिक कंसेप्ट्स ही नहीं क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे पॉसिबल नहीं है। पहले थ्योरी करो, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन, फिर फुल सिलेबस के क्वेश्चन। यस मैम। और फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट का कितना रोल है? अगर हम कहें कि चैप्टर वाइज हमने थ्योरी क्वेश्चन कर लिए और हम एग्जाम देने चले गए, वो चीज़ सही है या थ्योरी सारी करके फिर मॉक टेस्ट करना चाहिए? मॉक टेस्ट का मतलब कितना रोल है? मैम मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट में अब सारा सिलेबस आता है, तो उसमें कंसेप्ट्स बच्चा कई बार मिक्स भी कर देता है। और मैम चैप्टर वाइज तो हमें पता है भी ये चैप्टर है, ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चंस आएंगे, तो मैम अप्लाई करना अगर बच्चे ने पहले से करे हो तो वो ईजी हो जाता है। ठीक है। सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? मैम जब मुझे पता लगा भी मैंने अब PAU की तैयारी करनी है, जब मैंने एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा
तो मुझे वहाँ से पता लगा। ठीक है ठीक है। यहाँ पे आपका जो मतलब एक्सपीरियंस रहा पीएयू की तैयारी के लिए सनी कोचिंग क्लासेस में जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा है ओवरऑल? मैम बहुत अच्छा, मैंने कोचिंग ली थी और इसी में मेरा पॉसिबल हुआ इतना रैंक आना। ठीक है। अगर क्लास में कोई डाउट होता था, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में कोई डाउट ऐसा तो नहीं कि टीचर आए बोल के चले गए, फिर स्टूडेंट डाउट कैसे पूछते थे अपने? नो मैम टीचर्स पढ़ाने के बाद टाइम देते थे भी डाउट पूछ लो, और अगर फिर भी कुछ रह जाता था तो हम पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है ठीक है। और आपको एग्ज़ाम तक ही गाइडेंस मिली यहाँ पे या एग्ज़ाम के बाद भी मिल रही है कि ऐसे करो ऐसे ना करो, डायरेक्शन मतलब? नो मैम, एग्ज़ाम के बाद भी मिल रही है, प्रॉपर गाइड कर रहे हैं भी कैसे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो सब। क्या हम आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं? यस मैम। क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी, कोई क्वेश्चन आंसर ऐसे? नो मैम। ओके जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड आई रियली प्रे कि आप आगे भी अपनी जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है वो जारी रखें और एक डिज़ायर्ड अपना जो आप पोजीशन देखते हैं, रेजिग्नेशन देखते हैं, वहाँ तक पहुँच जाएं एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू मैम।